जयपुर गांव में विशाल नाम का बड़ी अपनी पत्नी रिंकू और बेटी करीना के साथ रहता था। एक दिन मोहन अपनी दुकान पर उदास बैठा था। अरे क्या हुआ विशाल मेरे भाई, उदास क्यों बैठा है हूँ? किस बात से इतना परेशान है रे? क्या बताऊं विनोद भाई, साहूकार का कर्ज चुकाने का कल अंतिम दिन है और ऊपर से गांव वाले मुझसे काम भी नहीं करवाते। पता नहीं सब के सब रामलाल सेठ और गिरधारी सेठ से ही काम क्यों करवाते हैं। मैं तो भला उनसे सस्ता और तो और पूरे गांव में भी मेरे से अच्छा कारीगर कोई नहीं है। अरे भाई, यह उन बड़े सेठ लोगों की साजिश है ताकि तुम्हारे पास कोई भी काम ना रहे और तुम थक हार कर यह दुकान ही बंद कर दो, जिससे उनकी दुकान अच्छे से चलती रह सके। अब क्या करूं विनोद भाई, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सके तो तुम ही कोई मदद कर दो भाई। क्या बताऊं विशाल भाई, मेरी भी हालत कुछ तुम्हारे जैसी ही हो रखी है। घर में खाने के लिए दाने नहीं है और जिस दिन मुझे कोई काम नहीं मिलता उस रात हमें पानी पीकर ही सोना पड़ता है। तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। होनी को कौन टाल सकता है, जो किस्मत में होना है वही होगा। अब तुम भी क्या कर सकते हो मोहन भाई, देखते हैं कल के दिन किस्मत में क्या लिखा है। उसके बाद विनोद यहाँ से चला जाता है और विशाल सोचने लगा कहाँ से लाऊं इतने पैसे। तभी उसे उन ग्राहकों की याद आती है जो उससे उधार में सामान लेकर गए थे। थोड़ी देर बाद विशाल अपने ग्राहक हीरा लाल के पास पैसे लेने पहुंच जाता है। अरे हीरालाल, अरे विशाल, कहो भाई कैसे आना हुआ? हीरालाल भाई, तुमने 1 महीने का नाम लेकर उधार में सामान लिया था मेरे से, लेकिन 6 महीने बीत गए। मैं पिछले 4 महीने से चक्कर लगा रहा हूं, अभी तक उसके पैसे नहीं दिए तुमने। अरे रे मेरे विशाल, 1 महीने तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। 5,000 ही तो है, मिल जाएंगे। ऐसे रोज रोज मत आया कर मेरे पास पैसे मांगने, ले जाना अगले महीने। नहीं नहीं, अब मैं एक दिन भी नहीं निकाल सकता। मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए। कल मुझे साहूकार का कर्ज चुकाना है। अगर कर्ज नहीं चुका पाया तो वो साहूकार मेरी दुकान हड़प लेगा। अबे बेशर्मी की भी हद होती है। तुझे बोल दिया ना, एक बार में समझ नहीं आता क्या? ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत पैसे ही दे देते। बस बस, अब अगर एक शब्द भी बोला ना तो भूल जाना पैसे। 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुझे, समझा? चल भाग यहाँ से, आया बड़ा पैसे मांगने वाला। इतना सुनकर विशाल निराश होकर वहां से चला जाता है और अपने दूसरे ग्राहक के घर जाता है जो गांव का कंजूस पैसे वाला आदमी है। भाग्यवान, ये पकड़ पैसे, इनको ध्यान से तिजोरी में रख देना। हाँ, इनमें से 1 पैसा भी कम नहीं होना चाहिए, समझ गई ना? ठीक है जी। अरे कोई है क्या घर में? हरिया, ओ रे हरिया घर पर है क्या रे? कौन है? आ रहा हूँ भाई। विशाल तुम हो? आओ आओ। वैसे आज मेरे घर कैसे आना हुआ भाई तुम्हारा? हाँ, मैं तो पैसे लेने आया हूँ जो 3 महीने पहले तुम दुकान से उधार में सामान लेकर आए थे ना, अभी तक लौटाए नहीं। अच्छा, याद आया विशाल, तेरे पैसे दे तो देता भाई, पर इस बार हाथ में नहीं है। अगले महीने आकर ले जाना पैसे। लेकिन हरिया, मुझे तो पैसों की अभी जरूरत है। कल साहूकार का कर्जा चुकाना है। पूरे नहीं तो कम से कम थोड़े बहुत तो दे दो, उन्हीं से काम चला लूंगा। अबे बोला ना, इस बार हाथ तंग है। इन पैसों से कौन सा तेरा सारा कर्जा चूक जाएगा? इतने तो है ही नहीं, और तेरे पैसों को लेकर मैं कहीं भाग रहा हूँ क्या? ठीक है हरिया, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। मैं ही पागल था जो सबके बार बार मना करने पर भी पता होते हुए तुम जैसे लोगों को उधार में सामान दे देता था। विशाल वाहन से चुपचाप चला जाता है। विशाल अपने दूसरे ग्राहकों के घर पर जाता है, लेकिन विशाल को वहां पर भी लिया ऐसा ही मिलती है। विशाल चुपचाप अपने घर की ओर निकल जाता है।
उसे मालूम हो चुका था कि अब उसकी मदद ऊपर वाला ही कर सकता है। हिसाब चलते चलते चाय की टपरी पर पहुंचता है। रघु चाचा, एक चाय मिलेगी क्या? अरे विशाल, आओ आओ, बैठो बेटा। अभी तुम्हारी ही बात चल रही थी। मैं मन ही मन कह रहा था कि आज इतनी गहरी धुंध है, विशाल अपनी ड्यूटी से लौटते हुए चाय के लिए जरूर रुकेगा। मैं अभी तुम्हारे लिए एक कड़क चाय बनाता हूँ। अरे विशाल, तुम इस फटे हाल में? रघु चाचा, आप भी किसे चाय पिलाने चले हैं? ओ विशाल, तुम्हारे पास चाय पीने के पैसे हैं कि नहीं, या फिर तुम बेचारे रघु चाचा को बर्बाद करने के लिए आए हो? मुखिया जी, आपने सही कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी जेब खाली है और मेरा हाल फकीरों जैसा है। लेकिन मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जो खुद के पास पैसे होने के बावजूद भी लोगों के हक के पैसे नहीं देते हैं, उल्टा अपने पीछे पीछे दौड़ाते हैं। क्यों मुखिया जी, याद है वो गरीब किसान जिसकी जमीन आपने कौड़ियों के दाम हड़प ली थी? या वो बेवा औरत जो 3 साल से आपके चौखट पर अपनी मजदूरी के लिए रोती रही, पर आपने उसे धक्के मारकर निकाल दिया? पैसा तो बहुत है आपकी तिजोरी में, पर नीयत में आज भी वही गरीबी है जो 10 साल पहले थी। तेरी इतनी हिम्मत, तो तुझे क्या मैं लोगों के पैसे खाने वाला लगता हूँ? लोगों का हक छीनने वाला लगता हूँ? अपनी औकात मत भूल लड़के, भूल मत। तू मुखिया से बात कर रहा है, मुखिया से। इस गांव की जमीन से लेकर यहाँ की हवा तक पर मेरा हुक्म चलता है। तू कल का छोकरा, 2 कौड़ी की हैसियत नहीं तेरी, और तू मुझे कानून सिखाएगा? रघु, देख ले इसे, इसकी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। अगर मैंने एक बार इशारा कर दिया तो ये कोहरा इसे ऐसा निगलेगा कि सुबह की सूरज की किरण भी इसकी लाश नहीं ढूंढ पाएगी। मुखिया का हक छीनना तो दूर, लोग तो मेरी परछाई के सामने सिर नहीं उठाते। इसमें क्या ही गया मुखिया जी, सच ही तो कहा है मैंने, इसमें गलत क्या है? सच कड़वा जरूर होता है, पर वो बदलता नहीं है। आप मुखिया है, ये सम्मान आपको लोगों की सेवा के लिए मिला था, उनके हक पर कुंडली मारकर बैठने के लिए नहीं। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अगर मैंने गलत कहा होता तो आप हंसकर टाल देते, पर आपकी ये तिलमिलाहट बता रही है कि तीर निशाने पर लगा है। सच तो ये है मुखिया जी कि आप अपनी कुर्सी से नहीं, अपने अंदर के डर से बात कर रहे हैं। जिस दिन इस गांव के लोगों की आंखों से आपका डर हट गया, उस दिन आप खुद को आईने में भी नहीं देख पाएंगे। देख विशाल, चुप हो जा। बहुत देर से तेरी बकवास सुन रहा हूँ। तू जानता नहीं तू किससे बात कर रहा है? मेरे पिताजी के बारे में ऐसा बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये गांव, ये जमीन और यहाँ के लोग हमारे दम पर सुरक्षित है। पिताजी ने इस गांव के लिए क्या किया है, ये पूछना तेरी औकात से बाहर है। तू एक मामूली मुसाफिर है, मुसाफिर की तरह रह। अगर एक शब्द और मेरे बाप के खिलाफ निकाला तो यकीन मान, तेरी ये जुबान फिर कभी किसी सच या झूठ बोलने के काबिल नहीं रहेगी। अपना हाथ हटा अजय, मैं तेरे पिता से बात कर रहा हूं, तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? क्या बात है मुखिया जी, अब खुद के गुनाहों का जवाब देने के लिए आपको अपने बेटे की जरूरत पड़ रही है। बाप के किए पर पर्दा डालना बेटे का धर्म हो सकता है, लेकिन सच को दबाना नामुमकिन है। अगर आप सही है तो अपने बेटे को पीछे हटने को कहिए और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहिए कि आपने कभी किसी गरीब का हक नहीं मारा। क्यों चुप है? या फिर आपको डर है कि अगर बेटा सच जान गया तो वो आपसे नजरें नहीं मिला पाएगा? विशाल, अब तुम बस करो बेटा, बहुत हो गया इन लोगों का अपमान सहना। मुखिया जी, आप इसे आवारा और कंगाल कह रहे हैं? मुझे इस गांव में सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पर है तो वो तुम पर है विशाल। इन्हें क्या मालूम कि जब मेरी इस चाय की दुकान को बेचने की नौबत आ गई थी, जब आप जैसे बड़े लोग मेरी जमीन हड़पने के लिए गिद्ध बनकर बैठे थे, तो तुमने ही मेरी मदद की थी। अपनी मेहनत की पाई पाई जोड़कर तुमने मेरा घर और ये दुकान बचाई थी। तुम वो इंसान हो जिसने खुद भूखा रहकर इस गांव के कई चूल्हों को जलते हुए देखा है। रघु, अब तू भी इसका साथ दे रहा है। भूल गया कि तेरी हैसियत क्या है। कल तक मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता था
और आज इस 2 कौड़ी के लड़के के पीछे छुपकर शेर बन रहा है। याद रखना रघु, ये विशाल तो कल यहां से चला जाएगा, लेकिन तुझे और तेरी इस दुकान को यही रहना है। जिस हाथ ने तेरी मदद की थी, आज तूने उसी हाथ को काट दिया है। मेरी नजरों में अब तू भी उतना ही बड़ा गुनहगार है जितना ये। अब तक तो मैंने सिर्फ इस लड़के को सबक सिखाने की सोची थी, लेकिन अब तेरी ये दुकान भी कल का सूरज नहीं देख पाएगी। मैं विशाल का साथ क्यों न दूं मुखिया जी? इसने मुझे इंसान समझा और आपने मुझे सिर्फ अपनी जागीर का एक हिस्सा। और रही बात आपकी, तो आपने कौन सा अच्छा काम किया है जिसकी वजह से मैं आपकी तरफदारी करूं? याद कीजिए, पिछले साल जब सूखे की मार पड़ी थी तो आपने अनाज के दाम बढ़ा दिए थे। याद कीजिए वो नहर का पानी जो आपने सिर्फ अपने खेतों की तरफ मोड़ लिया था और पूरा गांव प्यासा मर रहा था। तब कहाँ थी आपकी मुखियाई? विशाल तो पराया होकर भी हमारे आंसू पोंछने आया और आप अपने होकर भी हमारा खून चूसते रहे। आज मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, इसलिए अब मैं आपसे नहीं डरता। अगले भाग में हम जानेंगे कि आखिर मुखिया विशाल के साथ क्या चाल चलेगा। क्या विशाल अपनी हिम्मत से इस गांव को मुखिया के चंगुल से आजाद करा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब विशाल घर पहुंचेगा तो वो क्रूर साहूकार उसका क्या हाल करेगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले पार्ट में। कहानी के इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।